हेलो बच्चों। तो लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि किस तरीके से सेकंड लॉ काम करता है और किस तरीके से उसमें जो फोर्स लगता है वो हम निकालते हैं। मतलब अगर कभी कहीं पर किसी बॉडी पर हम फोर्स लगा रहे हैं तो वो कैसे पता चलेगा, ये फर्स्ट लॉ से हम निकालते हैं कि फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है, और कितना लग रहा है या नहीं लग रहा है ये हम सेकंड लॉ से बताते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन हो सकता है आप लोगों ने पहले कभी सुना हो कहीं पर, और अगर नहीं सुना है तो फिर ये बहुत बहुत जल्दी आपको समझ में आएगा, लेकिन इसकी गहराई जो है वो समझना ज्यादा जरूरी है। गहराई से मेरा मतलब क्या है, यहाँ पर थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है एवरी एक्शन फोर्स हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। मतलब अगर कहीं पर भी कोई फोर्स लगाया जा रहा है किसी बॉडी पर, जैसे कि मैं लगाता हूँ फॉर एन एग्जांपल, इस पानी की बोतल पर मैं फोर्स लगाता हूँ, तो मैं अगर फोर्स लगा रहा हूँ इस पानी की बोतल पर इस डायरेक्शन में, तो बदले में पानी की बोतल मेरे ऊपर एक फोर्स जरूर लगाएगी। मैं अगर किसी को रैप्टा मारता हूँ उसके गाल पे खींच के, तो मेरे हाथ पे भी चोट जरूर लगेगी। मतलब आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी पर फोर्स लगाओ और वो बदले में आप पर ना लगाए। तो एवरी फोर्स हैज इट्स ओन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। कोई भी फोर्स जिसको हम एक्शन फोर्स कहते हैं उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन जरूर लगता है। अब ये एक्शन किसको कहते हैं और रिएक्शन किसको कहते हैं, ये भी बहुत पेचीदा सी चीज है। तो पहले हम कुछ एग्जांपल लेकर के समझते हैं। जैसे कि सबसे सिंपल और सबसे पहला एग्जांपल आप लोगों को दिखाई दे रहा है, फिंगर ऑन अ फोर्स ऑफ फिंगर ऑन अ वॉल। ठीक है, तो आप जब किसी वॉल पर फिंगर से दबाते हो, पुश करते हो, तो क्या होता है, फिंगर वॉल पर फोर्स लगाती है, बदले में वॉल फिंगर पर फोर्स लगाती है, दोनों को। तो फोर्स ऑफ फिंगर ऑन वॉल और बदले में फोर्स ऑफ वॉल ऑन फिंगर। तो अब इसमें कौन सा फोर्स एक्शन और कौन सा रिएक्शन, ये समझना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। उसके कुछ कारण है। पहला ये कि एक्शन और रिएक्शन जो है वो दोनों अलग अलग बॉडीज पर लग रहे हैं। मतलब फोर्स जो फिंगर ने वॉल पर फोर्स लगाया, बदले में वॉल ने फिंगर पर फोर्स लगाया, अलग अलग उन पर काम कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये कि वो एक साथ आते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि एक आ गया और फिर बाद में दूसरा आया। ऐसा नहीं होता कि एक आ गया और फिर उसके बाद में दूसरा आया। मतलब जैसे कि मैं अगर यहाँ पर ये जो थंब है, मेरे थंब को मैं ऐसे करके ऐसे दबाता हूँ, तो किस थंब ने किस थंब को टच किया पहले, इसका कोई कोई आइडिया नहीं कि किसने किसको, दोनों ने क्योंकि एक दूसरे को एक साथ टच किया। मतलब इसने इस पर फोर्स लगाया, बदले में इसने इस पर फोर्स लगाया, तो वो एक साथ आते हैं। एक्शन और रिएक्शन एक साथ आते हैं, और एक्शन और रिएक्शन अलग अलग बॉडीज पर लगते हैं। तो कोई को भी तुम एक्शन बोल दो और कोई को भी रिएक्शन बोल दो, कोई गुस्सा नहीं होगा। ध्यान रखना है इस बात का। फिर आते हैं, जैसे कि हम बलून वाली बात करते हैं। बलून का एग्जांपल मस्त है, रॉकेट और बलून, ये वही प्रोपोर्शन वाला काम है। क्या होता है कि बलून जो है गैसेस को निकालने के लिए बाहर की तरफ धक्का देता है, तो बलून puts force on gases to so that gases goes out of the balloon। बदले में गैसेस बलून को ऊपर की तरफ फोर्स लगाती हैं। ये गैसेस बलून को ऊपर की तरफ और बलून गैसेस पर नीचे की तरफ फोर्स लगाता है ना। अगर जैसे कि तुम और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि कोई सिंपल सा ये पर्सन वाला एग्जांपल है, ए और बी दो बॉडीज हैं। अगर ए और बी दो बॉडीज हैं हमारी यहाँ पर, तो जैसे तुम अपने दोस्त के साथ ये एक्सपेरिमेंट, छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, है ना। देखना क्या करना है तुमको, एक्सपेरिमेंट के ए और बी यानी तुम और तुम्हारा दोस्त एक स्केट बोर्ड पे खड़े हो जाओ। स्केट बोर्ड अगर नहीं है तो वो जो पहिए वाले जूते होते हैं, स्केटिंग शूज जिनको अपन कहते हैं, उन पे रोलर ब्लेड, अलग अलग नाम है। तो उन पे खड़े हो गए आप, जिससे कि फ्रिक्शन रिड्यूस कर सको। ठीक, खड़े हो गए और उसके बाद आपने अपने दोस्त को धक्का दिया, तो आपका दोस्त तो पीछे जाएगा ही जाएगा, साथ में आप भी पीछे की तरफ जाओगे। तो यही होता है। मतलब अगर जैसे ए ने बी को धक्का दिया, तो ऐसा नहीं होता ए ने बी को धक्का दिया, बी उसने उसको भी धक्का दिया। अगर हम बोलते हैं कि ये एक्शन फोर्स है, तो बदले में ये वाला हमारा रिएक्शन फोर्स लगता ही है। तो एक्शन और रिएक्शन एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। किसने किस पर फोर्स लगाया ये कहने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि दोनों ही फोर्स एक साथ लगे और दोनों ही फोर्स अलग अलग बॉडीज पर लगे, एक साथ उसी इंस्टेंट पर फोर्स लगते हैं। तो एक्शन और रिएक्शन हमेशा, ध्यान रखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, एक्शन और रिएक्शन हमेशा एक साथ लगते हैं और अलग अलग बॉडीज पर काम करते हैं। ठीक है, तो अगर आप ए बी पर धक्का देगा, दूसरी तरफ को धक्का देगा, तो बदले में बी भी ए को उस तरफ धक्का देगा। वो ऑटोमेटिक सी बात है, आप ऐसे नहीं कर सकते।
स्केटबोर्ड क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सके। फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स होता है जो कि स्लिपिंग का अपोज करता है। फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स होता है बच्चों जो कि स्लिपिंग का अपोज करता है। और एग्जाम्पल जैसे कि नाव चलाना, एग्जाम्पल बढ़िया एग्जाम्पल है ये वाला हमारा नाव चलाने का। आप समझते हैं कि नाव चलाते हैं तो नाव से चप्पू चलाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये एक्शन फोर्स हो गया, मतलब तुमने उसको पानी को पीछे धकेला, बदले में पानी ने आगे की तरफ धकेला, तो ये रिएक्शन फोर्स हो गया। ठीक है। अब चप्पू को अंग्रेजी में क्या कहते हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हिंदी में कहते हैं इसको चप्पू, 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 पप्पू वाला चप्पू। तो पप्पू ने चप्पू चलाया पीछे की तरफ, फोर्स लगाया, मतलब पानी को धक्का दिया जाता है पीछे की तरफ, तो पानी तुम्हें धक्का देता है आगे की तरफ। ऐसे ही स्विमिंग में भी करते हैं, पानी को हम पीछे धक्का देते हैं हाथ से, बदले में स्विमिंग में वो हमें आगे की तरफ को धक्का देता है। तो चप्पू वाला काम ऐसे ही चलता है। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आगे आते हैं, एक और एग्जाम्पल, ये रॉकेट वाला मस्त एग्जाम्पल है। ये बलून और रॉकेट में कोई अंतर नहीं है थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से। तो रॉकेट क्या करता है, इसमें गैसेस को पीछे की तरफ धक्का देता है, गैसेस आर बीइंग पुश्ड आउट डाउनवर्ड। तो फोर्स ऑन गैसेस बाय रॉकेट डाउनवर्ड, बदले में ये जो रॉकेट पर फोर्स लगता है, फोर्स ऊपर की तरफ, रिएक्शन, फोर्स ऑन रॉकेट अपवर्ड, किसके द्वारा लगता है ये? बाय गैसेस, जो गैसेस बाहर की तरफ निकल रही हैं, ऐसे कह सकते हो एनवायरनमेंट। तो तुमने धक्का दिया एनवायरनमेंट को नीचे की तरफ, मतलब गैसेस को नीचे की तरफ धक्का दिया, बदले में गैसेस ने तुम्हें ऊपर की तरफ धक्का दी रॉकेट को। तो रॉकेट इस प्रिंसिपल पर काम करता है। और जो पानी का पाइप अचानक से खोल देते हो तुम, तो पानी का पाइप लहराने लगता है, सांप बन जाता है, वो भी इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। समझ गए? ये हमारे थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज इट्स ओन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर तुमने ए बॉडी ने बी पर लगाया तो बदले में बी ए पर जरूर लगाएगी। तो ठीक है, ये हमने थर्ड लॉ पढ़ा। थर्ड लॉ की कुछ खास बातें जो हमने बोल तो दी हैं, उनको लिख भी लेते हैं कि एक्शन एंड रिएक्शन पेयर एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। दिख रहा है? एक्शन एंड रिएक्शन पेयर एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज, और एक्शन एंड रिएक्शन बोथ एक्ट साइमल्टेनियसली, देयर इज नो टाइम लैग। एक्शन एंड रिएक्शन अलग अलग बॉडीज पर काम करते हैं, ए बी पर और बी ए पर, अलग अलग, एक्शन इस पर, रिएक्शन इस पर, और वो इकट्ठे आते हैं एक साथ। जैसे कि तुमने अगर एक हाथ से दूसरे हाथ को टच किया, तो फिर उसमें ये नहीं है कि किसने पहले टच किया, वो दोनों एक साथ एक दूसरे को टच करते हैं। अब वॉकिंग की बात करते हैं। वॉकिंग इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्शन रिएक्शन। ये देख रहे हो वॉकिंग, दिखाते हैं तुमको वॉकिंग किस तरीके से एग्जाम्पल होता है एक्शन और रिएक्शन का, समझते हैं। देखो जरा यहाँ पर, तो वॉकिंग में आप लोग यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो वॉकिंग हो रही है, जमीन पर आप चलने के लिए ऐसे पीछे की तरफ धकेलते हो। देखना मेरी, पहले आप दो तरीके से फोर्स लगाते हो जमीन पर। एक तो आप जमीन को दबाते भी हो, आप उस पर जमीन पर डाउनवर्ड भी फोर्स लगाते हो, और साथ ही साथ आप पीछे की तरफ भी अपने पैर को घसीटते हो। तो आप दो तरह, तो ये एक्शन हो गया डाउनवर्ड, या वेट आपका जो है, तो वेट डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड फोर्स लगाते हो आप जमीन पर, नीचे की तरफ दबाते हो आप जमीन को, और साथ ही साथ आप चलने के लिए, हमेशा ध्यान रखना, आप चलने के लिए, एक मिनट, हमेशा ध्यान रखिएगा, आप चलने के लिए हमेशा ऐसे पीछे की तरफ करते हो, हमेशा ऐसे, ये पीछे की तरफ, तभी आप आगे बढ़ते हो। अगर मैं ढंग से दिखाने की कोशिश करूं तो ऐसे 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 ऐसे, तो ऐसे पीछे की तरफ को धक्का दे करके आप निकलते हो पीछे की तरफ। ध्यान रखिएगा, हमेशा आप पीछे की तरफ पुश करके आप आगे निकलने की कोशिश करते हो। तो यहाँ पर जो ये फोर्स लग रहा है हमारा, ये पीछे की तरफ भी लगता है, तो ये हो गया हमारा बैकवर्ड फोर्स। तो अब ये हो गए हमारे दोनों एक्शन, तो बदले में दो दो रिएक्शन मिलेंगे। तो ये वेट का रिएक्शन मिलेगा हमें ऊपर की तरफ, इसको, इसका नाम है नॉर्मल रिएक्शन। एक्चुअली में वेट अलग लगता है, मैं इसको वेट नहीं बोलना चाहिए हम लोगों को, इसको हम लोग को लगना बोलना चाहिए पुश डाउनवर्ड, डाउनवर्ड पुश, वहां से दबाते हैं नीचे की तरफ।
तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, मतलब जमीन को तुमने नीचे दबाया, बदले में जमीन ने तुम्हें ऊपर की तरफ उठाया, तो तुम्हारा पैर जो है वो उठ जाता है। और बैकवर्ड फोर्स लगाते हो तो फ्रिक्शन के फॉर्म में फोर्स हमारा आगे लगता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसको हम बोलते हैं। अगर तुम बैकवर्ड स्लिप कराना चाहते हो तो बदले में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आगे की तरफ लगता है। तो इस तरीके से हम चल पाते हैं। ये हो गया हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन के वॉकिंग इज एन एग्जांपल ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एक्शन और रिएक्शन के बलबूते पर ही हम चल पाते हैं। ठीक है। एक और बढ़िया सा एग्जांपल है रिकॉइलिंग ऑफ गन। अगर आपको पता है तो रिकॉइलिंग ऑफ गन क्या होता है, मतलब गन पे झटका। जब भी आप अगर बंदूक की गोली ऐसे चलाते हो डिचिया डिचिया, तो झटका लगता है। अंग्रेजी पिक्चरों में या हिंदी पिक्चरों में तो झटका दिखाते नहीं है, लेकिन झटका लगता है। और जितनी बड़ी बंदूक उतना बड़ा झटका। उसका कारण है क्या है कि जैसे कि आपने ये बंदूक की गोली चलाई, तो गोली बंदूक ने गोली पर आगे फोर्स लगाया, तो फोर्स ऑन बुलेट बाय गन फॉरवर्ड, बाय गन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बदले में गन पर बुलेट फोर्स लगाती है। तो फोर्स ऑन गन किसके द्वारा, बुलेट द्वारा। किधर लगेगा, पीछे की तरफ। और बुलेट गन को कौन पकड़े रहता है, तुम। तो तुम पर भी पीछे की तरफ झटका लगता है, रिकॉइल। अगर ढंग से तुम नहीं करते हो ना तो तुम्हारा हाथ भी फ्रैक्चर हो सकता है, टूट सकता है और चोट लग सकती है। ऐसी भी गन आती हैं जिसको कि अगर छोटे बच्चे चलाएंगे, बड़ी गन होती हैं, छोटे बच्चे चलाएंगे तो वो पीछे फेंक जाएंगे, है ना। तो मशीन गन्स होती हैं, उनमें पीछे बहुत भयंकर वो लगता है झटका पीछे की तरफ, उसको कहते हैं रिकॉइल। तो रिकॉइल में अब पबजी अगर तुम लोग खेलते हो तो तुम लोग को तो पता होगा, है ना। रिकॉइल पीछे की तरफ, रिकॉइल झटका लगता है, ऊपर हो जाती है बंदूक, तो पीछे की तरफ झटका लगता है, रिकॉइलिंग ऑफ गन। तो फोर्स आगे की तरफ बुलेट पर लगता है, बदले में बुलेट गन को पीछे की तरफ धक्का देती है। ठीक है। इसको भी हम आगे और आराम से डिटेल में पढ़ेंगे। अगर अपन को सेकंड लॉ ऑफ मोशन से इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना है, तो फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन एक्सपेरिमेंटली प्रूविंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन की सहायता से, सेकंड लॉ ऑफ मोशन की सहायता से उसको समझ रहे हैं। ठीक है। इसको हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, ये हम लोग समझिए। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ के बेसिस पर ही ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आता है। तो मोमेंटम नहीं पढ़ा हमने, मास इनटू वेलोसिटी, वो उसकी बात हो रही है। इसको हम लोग आराम से नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और इसके हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, बहुत सारी जगह देखने को मिलता है, ये आगे हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, और बहुत सारे हम लोग आगे क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो अभी के लिए हम लोग अपनी क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं, इस लेक्चर को खत्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू बच्चों। बंद कर दूं मैं।